नमस्कार। फ्रांस में बने राफेल फाइटर जेट के 60,000 करोड़ रुपए के सौदे को लेकर फ्रेंच मीडिया समूह मीडिया पार्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि एक भारतीय कंपनी को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए गए इस रक्षा सौदे के दौरान, या कह लें घूस भी कह सकते हैं आप इसे। यह खुलासा फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के हवाले से किया गया है, AFA, जिसने राइफल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी दसॉ का ऑडिट किया था। मीडिया पार्ट जो समूह है जिसने ये इस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ये फाइल की है, और उसका पहला भाग अभी प्रकाशित हुआ है जो कि आज अखबारों में भी था। तो मीडिया पार्ट की इस रिपोर्ट की माने तो दसॉ ने इस बिचौलिए को राफेल फाइटर जेट के 50 मॉडल, जो एक छोटी कार की तरह एक मॉडल बनाने के लिए 50 कहा, और इसके लिए करारनामा हुआ या इसके लिए बात हुई कि आप बनाइए, हम आपको 11 मिलियन यूरोस देंगे, और इसके आधे पैसे दे भी दिए गए। तो दसॉ के अकाउंट में 25 ऐसे मॉडल के 5 लाख यूरोस, जो यूरोपियन करेंसी है, कि पेमेंट का जिक्र है, जो एडवांस मनी थी एक तरह से 25 इस तरह के मॉडल बनाने की। मगर इस खर्चे को किस हेड में डाला गया, ये बड़ा रोचक है। इस खर्चे को, जो 5 लाख यूरो जो कि आधा पेमेंट है, ये साहब गिफ्ट टू क्लाइंट है ये खर्चा। अब ये गिफ्ट टू क्लाइंट है, इससे जो है अचानक जो है, जो AFA है, जो वहां की एंटी करप्शन एजेंसी है, उसको शक हुआ। क्योंकि जब उसने पूछा कि ये मॉडल कहाँ पे हैं, आपने बनवाए थे तो वो मॉडल कहाँ है, वो मॉडल कंपनी यानी दसॉ नहीं दिखा पाई। अब इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, और जिनका इस केस से काफी पुराना गहरा ताल्लुकात भी है, और वो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी। प्रशांत जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मीडिया पार्ट की जो रिपोर्ट आई है और बहुत ही सनसनीखेज है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी मुहिम 2 साल से रुकी हुई थी, उस मुहिम को इसने कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया है, वो सुर्खियों में वापस आ गया है राफेल, और जो मुद्दे आप उठा रहे थे खास तौर पर। जी हाँ। देखिए, हम लोगों ने तो CBI डायरेक्टर को एक कंप्लेंट दी थी, बहुत डिटेल्ड, जिसमें कि सारे दस्तावेज लगा कर दी थी, जिसमें हमने ये दिखाया था कि देखिए, पहले डेसॉल्ट कंपनी से हिंदुस्तान की 126 हवाई जहाज की डील तकरीबन पूरी हो चुकी थी, जिसमें कि सिर्फ 18 वहां से आने थे फ्रांस से बन के, और बाकी 108 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री में बंगलौर में बनने थे। जी। और वो जो डील थी उसमें हर एक हवाई जहाज का कॉस्ट तकरीबन 600 करोड़ या ऐसे कुछ था। उसके बाद मोदी जी ने अप्रैल 2015 में जब वो फ्रांस के दौरे पर गए, तो वहां अचानक इस डील को बदल दिया और सिर्फ 36 हवाई जहाज सीधे फ्रांस से खरीदने का एक नया सौदा कर लिया, और जिसमें हर एक हवाई जहाज की कॉस्ट 1600 करोड़ से भी ऊपर हो गई। और उसमें यह कहा गया कि इसमें आधा पैसा ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा दिया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान में कुछ कंपनियां हैं, वो इसके जो पार्ट्स बनाएंगी उनको ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स के तौर पर दिया जाएगा। फिर ये बात सामने आई क्योंकि अनिल अंबानी ने और उनकी कंपनी, जो कि तभी तभी नई नई बनी थी डिफेंस के मामले में, उन्होंने दावा किया कि ये पूरा 50% ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिल रहा है। यानी कि 30,000 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स अनिल अंबानी, जो कि एक फेल्ड बिजनेसमैन थे उस समय और डिफेंस प्रोडक्शन में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनकी कंपनी कुछ एक हफ्ते पहले बनाई गई थी, उनको ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने एक बहुत डिटेल्ड कंप्लेंट दी थी और बहुत सारे प्रोसीजरल वायलेशंस भी थे इसमें CBI डायरेक्टर को। जब CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा इसको एग्जामिन कर रहे थे, उनके टेबल पर हमारी कंप्लेंट, मेरी, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की कंप्लेंट उनके टेबल पर रखी थी और वो इस पर फैसला करने वाले थे, उसी समय रातों रात उनको निलंबित कर दिया और उनका दफ्तर सील कर दिया गया सरकार के द्वारा।
उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भाई इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाइए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक बंद लिफाफे में कुछ दिया। बाद में पता लगा कि उस बंद लिफाफे में सरकार ने ये लिखा कि जी इसका तो सीएजी ऑडिट हो चुका है इस सौदे का, और सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करी जा चुकी है, उसका खुलासा भी हो चुका है और उसमें पाया गया है कि बिल्कुल ठीक सौदा है, लेकिन उस रिपोर्ट से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए। अब बाद में पता लगा और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका खारिज कर दी। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, उनकी खंडपीठ ने। बाद में ये पता लगा कि ये सीएजी की तो कोई रिपोर्ट है ही नहीं, आई ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। हमने रिव्यू के लिए अप्लाई किया। उसके बाद ये सीएजी की रिपोर्ट आती है और आश्चर्य की बात कि इतिहास में पहली बार सीएजी की रिपोर्ट से एक रक्षा सौदे के ऑडिट के प्राइसिंग डिटेल्स हटा दिए जाते हैं। जो सरकार ने दावा किया था बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के, इसमें से प्राइसिंग डिटेल्स हटा दिए गए हैं। अरे भाई, पहले तो कभी कोई रक्षा सौदे से प्राइसिंग डिटेल्स हटाए नहीं गए जी। इतिहास में पहली बार ये किया गया, और सरकार को पहले से ही पता था, वही उन्होंने सूचना बंद लिफाफे में दे दी। जी। तो लेकिन खैर वो रिव्यू पिटिशन भी खारिज कर दी जाती है और रंजन गोगोई साहब रिटायर होके उनको राज्यसभा की सीट दे दी जाती है। और उस आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, यह कहा जाता है कि नहीं नहीं, सौदा तो बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, पिटिशन खारिज। अब जैसे बोफोर्स के मामले में स्वीडिश रेडियो ने खुलासा किया था कि इसमें बिचौलिए थे और कमीशन दिए गए, उसी तरह से अब ये फ्रेंच का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्वीडिश डील, फ्रेंच डील है, उन्होंने वहां से खुलासा किया है। और ये तो देखिए अभी बहुत छोटा सा खुलासा है, अभी तो फर्स्ट पार्ट है, अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आएगा। उन्होंने बताया कि भाई 1 मिलियन यूरो, करीब 9-10 करोड़ रुपए, 1.1 मिलियन यूरो, तो उन्होंने दिखाया है कि हमने गिफ्ट दिया एक बिचौलिए को, जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अगस्ता वेस्टलैंड की डील में अरेस्ट किया। जी। और इसका सुचेन भी जिक्र है उस रिपोर्ट में, एएफए की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि इसमें बिचौलिए तो कोई हो नहीं सकते थे। अब किसी बिचौलिए को आपने गिफ्ट दिया और ये कह के दिया कि भाई गिफ्ट टू क्लाइंट, क्लाइंट तो हिंदुस्तान की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार मतलब किसको आप गिफ्ट दे रहे हैं ये 10 करोड़ रुपए का। और जैसे मैंने बोला कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। देखिए, इसमें तो कम से कम 30,000, बोफोर्स तो सिर्फ 64 करोड़ का घोटाला था, उसमें 60 करोड़ के कमीशन दिए गए थे। इसमें तो ऐसा लगता है कि 30,000 करोड़ का घोटाला है, क्योंकि ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा घोटाला ही घोटाला दिख रहा है। और इसीलिए उसके दाम 3 गुने करीब बढ़ा दिए गए, 600 करोड़ से 1600 करोड़ के भी ऊपर कर दिया गया। आप इसमें बोफर्स की कुछ साया देख रहे हैं इसका, जो बोफर्स कांड हुआ, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, उस 64 करोड़ बनाम 30,000 करोड़। जी हाँ, बोफोर्स का ये भी साया दिख रहा है कि इसका पहला इन्वेस्टिगेशन और खुलासा स्वीडिश मीडिया से हुआ था, स्वीडिश रेडियो में किया था। जी हाँ, और अब भी क्योंकि हिंदुस्तान में तो कोई इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया गया, सीबीआई का तो मुंह बंद कर दिया गया आलोक वर्मा को हटा के, सुप्रीम कोर्ट को पटा लिया गया एक झूठी सूचना देकर बंद लिफाफे में, और मीडिया यहाँ ज्यादातर बिकी हुई है तो कोई इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही। तो अब वहां से अब धीरे धीरे खुलासे फ्रांस से हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब आप लोगों ने ये रिव्यू पिटीशन भी डाला था, तो उस समय जो 3 जज बेंच थी, उसमें से पीएम जोसेफ साहब ने शायद ये कहा था कि सरकार चाहे तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी फिर भी करा सकती है। जी हाँ, केएम जोसेफ साहब ने तो थोड़ा डिसेंटिंग ओपिनियन दी थी जी रिव्यू वाले पर, क्योंकि रिव्यू के बहुत सारे आधार थे।
सिर्फ एक यही आधार नहीं था, बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने फैसले में गलत लिखी थी सुप्रीम कोर्ट। तो रिव्यू का तो क्लियर कट केस था। लेकिन ये तो बड़ा जो जो शब्दावली के प्रयोग हुआ, जो कि रिपोर्ट में, मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में भी खुलासा है जिसका, गिफ्ट टू क्लाइंट, इसमें शायद शक का कहीं कोई शुभा, शक शुभा कहीं कुछ रह नहीं जाता कहीं भी कोई। गिफ्ट टू क्लाइंट को हम, अगर आप इसको लीगल भाषा हटा दें तो उसको क्या माना जाएगा सीधे शब्दों में? क्या इसको घूस माना जाएगा? ये तो कमीशन हो गया सीधा सीधा, और इसमें तो कमीशन खोरी और एजेंट्स बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं रक्षा सौदों में। ये तो सीधा सीधा कमीशन, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि भाई 50 मॉडल बनाने थे, वो तो कहीं बने नहीं, कोई उसका एविडेंस आया ही नहीं। और वो उस कंपनी को मॉडल बनाने की कोई क्षमता भी नहीं थी, जिस कंपनी को ये 50 मॉडल के नाम पर 1.1 मिलियन यूरो दिया गया या प्रॉमिस किया गया। तो सिमुलेटर्स बनाने का उसको तजर्बा था कुछ इस कंपनी को? हाँ, देखिए वो भी सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट फिर से ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये नया खुलासा है। इसके आधार पर हम लोग फिर से एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि इस खुलासे के बाद अब इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, नया रेवलेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो हालत दिख रही है, काफी दिन से दिख रही है, 4 साल से हम यही चीज देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई अहम मामले में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 4 साल से कुछ नहीं किया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को फिर से ऐसे मामले में अप्रोच करना जिसमें पूरी सरकार का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है, ये हम लोगों को बहुत सोच विचार कर करना होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका आगे यहाँ पर भारत में तफ्तीश को आगे बढ़ाना, किसी प्रकार की तफ्तीश को, चाहे वो लीगल ही रास्ता क्यों ना हो, वो थोड़ा मुमकिन अभी नहीं लग रहा है ऐसे माहौल में? देखिए, ये तो एजेंसीज जो हैं, सीबीआई वगैरह को तो पूरा सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है। अभी तो आज हमारा केस था कि सीबीआई में एक्टिंग डायरेक्टर बनाकर रखा हुआ है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। बिल्कुल इल्लीगल, दोनों काम बिल्कुल इल्लीगल करे गए हैं, लेकिन अब सरकार ये सब कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बोला था केज्ड पैरट है ये सीबीआई, अब तो खैर पूछिए ही नहीं कि क्या है। तो क्या अब ये माना जाए कि अभी फिलहाल 2019 में जो फैसला आया था, 2019 के फिर रिव्यू पिटीशन में भी आप लोगों ने डाला, उसके बाद अभी लीगल तौर पर इसको अब अभी उठाना, आप कह रहे हैं कि गुंजाइश है लेकिन माहौल वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं फिर बार बार इस पर आ रहा हूं कि क्या ऐसे मामले में, रक्षा सौदे के मामले में, जहां पर बड़ा एक्सेप्टेबल नॉर्म है कि अब कमीशन नहीं लिए जाएंगे, इसको लेकर कानून बड़ा साफ है, उसके बावजूद क्या ऐसी जल्दी थी कि ऑफसेट क्लॉज भी साइन किया गया और जल्दी से जल्दी ये मंगवाने की कोशिश की गई? और ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो कि आप लोग ने पाया कि आपकी तफ्तीश में जो सामने आया था, आपकी भी तफ्तीश में? वो तो साफ था। देखिए, अनिल अंबानी मोदी जी के साथ उस फ्रांस के दौरे में गए, उसी हफ्ते उन्होंने एक नई डिफेंस कंपनी रजिस्टर करी। जाते ही फ्रांस गए जी उसके 4 दिन पहले एक नई कंपनी रजिस्टर करी, और मोदी जी ने अपने आप ही बगैर एयरफोर्स चीफ को कंसल्ट करे, बगैर डिफेंस प्रोक्योरमेंट कमेटी को कंसल्ट करे, बगैर वो सारी कमिटीज को कंसल्ट करे, खुद ये फैसला ले लिया कि अच्छा हम 126 की डील स्क्रैप करते हैं, 36 की नई डील करते हैं, और 3 गुने दाम पर, और उसमें ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। और उसके तुरंत बाद अनिल अंबानी दावा करते हैं कि ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ के हमको मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस है, देखिए बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऑब्वियस है कि खेल क्या। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया था बोफर्स का, और आज भी 30 सालों के बाद, 35 सालों के बाद बोफर्स का जिक्र कहीं ना कहीं आ जाता है, अभी भी कहीं ना कहीं कोई मामले लंबित
पड़े हुए दिखते हैं, और कहीं ना कहीं उसका भूत जो है, बार बार उसका जिन जो है निकल कर आता है। आपको लगता है कि इसकी भी मियाद उतनी लंबी है, इस कंट्रोवर्सी की, इस घपले की या इस काम की, जो ऐसा लग रहा है इसमें, और खासतौर पर मीडिया पार्ट की जो रिपोर्ट आई है इसके खुलासे के बाद, कि इसकी लंबी अवधि है, या ये यहीं पर बस दफन हो जाएगा, या पॉलिटिकली ये मार दिया जाएगा ये? देखिए, ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि हिंदुस्तान की मीडिया इसको कितना पिकअप करती है। ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया तो आज बिल्कुल सरकार की गोद में बैठी हुई है। जो ऑल्टरनेट मीडिया है, जो इंटरनेट पर है, वही लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जब बोफोर्स हुआ था तो उस समय हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर काफी इन्वेस्टिगेशन किया, काफी सारी रिपोर्ट्स निकली। इस मामले में भी हिंदू ने कई रिपोर्ट्स निकाली थी, इंडियन एक्सप्रेस ने भी और हिंदू ने भी, जी जी दोनों ने। जी जी, बिल्कुल। एनराम की अब रिपोर्ट्स काफी काफी कुछ, चर्चित रही थी। जी। हाँ, तो अब काफी कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि हिंदुस्तान में मीडिया इसको कितना परस्यू करती है और फ्रांस की मीडिया कितना परस्यू करती है। मतलब पॉलिटिकली तो ये बहुत एक विस्फोटक इशू है